हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेल साइकिल एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो सेल साइकिल है, बहुत ही स्कोरिंग है और इसका हम बेसिक आइडिया जो है वो इस वीडियो में उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल एक प्रोसेस है, ठीक है, जो सेल अपनी लाइफ टाइम में उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है जिसकी हेल्प से सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को इसमें सेल क्या करता है? डुप्लीकेट करता है इस प्रोसेस में और सिंथेसाइज करता है अपने सेल कंटेंट को भी। ओके, और साथ में डिवाइड करता है सेल टू पार्ट्स में। तो आपको पता ही है सेल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल्स में, ठीक है, यानी कि एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है टू इक्वल डॉटर सेल्स में। उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है उसको हम स्टडी करते हैं सेल साइकिल में। ओके, तो सेल साइकिल की डेफिनेशन सिंपल सी हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। द सेल साइकिल इज अ ऑर्डर्ड प्रोसेस। ठीक है, ऑर्डर्ड प्रोसेस। ऑर्डर क्यों है? क्योंकि जब सेल को ज़रूरत होगी तभी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज ये प्रोसेस बिल्कुल स्टेबल होती है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। जब सिग्नल मिलता है प्रोटीन का, ठीक है, सेल्स को, ठीक है, तभी वो सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट होता है। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, अब ये सिग्नल कैसे आएगा? तो इसके लिए हमारे कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? सिग्नल को ट्रिगर करती हैं। तो यहाँ पर सेल साइकिल के लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ साइक्लिन। तो एक साइक्लिन प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करती है? रेगुलेट करती है वेरियस फेसेस को जो सेल साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो ये CDKS जो प्रोटीन होती है, ये क्या करती है? एक सिग्नल जो है वो रेगुलेट करती है उसको, जिससे सेल को सिग्नल मिलता है, स्टिमुलस मिलता है कि मुझे अब डिवाइड करना है, बॉडी को सेल की डिवीज़न की ज़रूरत है। ओके, तो अभी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। एक सीक्वेंस इवेंट है जिसकी हेल्प से सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को और डिवाइड करता है और सिंथेसाइज करता है अपने कंटेंट को और डिवाइड करता है टू इक्वल डॉटर सेल में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल में जो मेन प्रोसेस होती है, ठीक है, सेल साइकिल में टू मेन फेजेस होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकंड इज अ माइटोटिक फेज। ओके, जो इंटरफेज होती है वो लॉन्ग फेज है, इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है और माइटोटिक फेज है इससे शॉर्ट फेज है। ओके, और ये से शॉर्ट फेज है, लॉन्गेस्ट से शॉर्ट फेज है ये। तो इंटरफेज जो है वो, इंटरफेज में हमारे डिफरेंट फेजेस जो है वो कवर होती हैं, दैट इज़ अ G1 फेज, S1 एंड G2 फेज। ये तीनों फेजेस इकट्ठा बना के मिलके इंटरफेज फेज को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में सिंपल माइटोसिस ही होती है, दैट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो अभी हम पहले इसको डिस्कस करेंगे इंटरफेज को। ठीक, अब जब हम इंटरफेज को स्टार्ट करते हैं तो इंटरफेज जो है हमारी लॉन्गेस्ट फेज है लेकिन अनडिवाइडिंग फेज है। तो कई बार MCQ में पूछा जाता है कि सेल साइकिल की कौन सी फेज़ है जिसमें सेल का डिवीज़न नहीं होता है? तो दैट इज़ अ इंटरफेज। ओके, वहाँ पे G1 G2 भी लिखा होगा, इंटरफेज भी लिखा होगा, माइटोसिस भी लिखा होगा, माइटोटिक फेज भी होगा। तो अपने G1 G2 को या उसको नहीं करना है डिवाइड, उसको टिक नहीं करना है, माइटोसिस को भी टिक नहीं करना है क्योंकि उसमें तो सेल डिवीज़न हो रहा है, तो उसमें आएगा आंसर इंटरफेज। अब नेक्स्ट है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस होने से पहले इंटरफेज का होना जरूरी है क्योंकि इसमें सेल खुद को क्या करता है? रेडी करता है, किसके लिए? माइटोसिस के लिए, यानी कि सेल डिवीज़न के लिए। तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज। इंटरफेज जो है इसमें मैंने अभी आपको बताया कि G1S और G2 जो फेज हैं वो क्या करती हैं? कंटिन्यू होती है। तो यहाँ देखो ग्रे, जो यहाँ से यहाँ तक जो ग्रे वाला सिग्नल है, ग्रे वाला जो सर्कल है, सेमी सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो इंटरफेस का है। तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं? G1 आ रही है, S आ रही है और G2 आ रही है। तो इसको हम गैप 1 भी कहते हैं। तो फर्स्ट फेज है गैप 1। S है सिंथेसिस,
फेज दैट इज़ एस फेज भी हम इसको कहते हैं, और G2 को हम कहते हैं G2 फेज या फिर गैप 2 फेज। ठीक है, तो ये इनके नाम हैं। अब G1 जो इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसमें तीनों फेजेस जो हैं वो इरेगुलेट होती हैं। ठीक, और जितना भी इंटरफेज का टाइम होता है दैट इज़ 10 to 20 हार। 10 से लेके जो टाइम होता है 10 to 20 हार्स का जो टाइम है, 10 से 20 के घंटे में ये सेल की इंटरफेस स्टेज है ये कंप्लीट करती है खुद को। और 70-90% ऑफ जो एंटायर जनरेशन टाइम होता है वो इंटरफेस का होता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये। तो 70 से 90% तक का टाइम जो है वो यही फेज ले लेती है। ओके, अब G1 है तो G1 में क्या करता है, सिंपल सेल खुद को प्रिपेयर करता है। ठीक है, यानी कि सेलुलर कंटेंट को ये इनिशियल स्टेज है बनाना स्टार्ट करेगा, ATP की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, अमीनो एसिड वगैरह और जितनी भी आपकी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको वो स्टार्ट कर देता है बनाना, राइबोसोम की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो G1 स्टेज जो है वो 2 to 3 हार्स तक रेगुलेट होती है। ठीक है, तो इसमें DNA कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता है। G1 जो फेज़ है वो हाईली वेरिएबल होती है। ठीक है, तो इसमें सेल का अपना कंटेंट जो है वो प्रिपेयर होता है जो उसको सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी है। जब यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज होगी दैट इज़ एस फेज़, तो एस फेज़ में एंटर कर जाएगा सेल। लेकिन यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, 2 चेक पॉइंट होते हैं पूरे सेल साइकिल में, 2 चेक पॉइंट होंगे मेन। दैट इज़ फर्स्ट वन फ्रॉम G1 to S फेज़, इनके बीच में चेक पॉइंट होता है। और दूसरा होता है G2 to M फेज़। दूसरा जो चेक पॉइंट है, फर्स्ट होता है G1 और S के बीच में, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा। और दूसरा जो चेक पॉइंट होगा वो होगा G1 और G2 और M फेज़ में, G2 और M फेज़ में यहाँ पे सेकंड चेक पॉइंट होगा। ये चेक पॉइंट क्या होते हैं, ये चेक पॉइंट काम करते हैं कि इस सेल ने जितना काम करना था क्या वो उसने प्रॉपर्ली कर लिया है, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो उसको रिवर्स करके उसको करेक्ट करेगा, तभी नेक्स्ट स्टेज में सेल जो है वो एंटर करेगा। अब G1 का तो इसने प्रिपेयर कर लिया अपना कंटेंट, अब S1 में सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब सिंथेसिस होती है मेनली यहाँ पे क्रोमोसोम की। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट कर देते हैं, सेंट्रोमेयर की फॉर्मेशन होती है, काइनेटोकोर की फॉर्मेशन होती है, और सेंट्रोमेयर के साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से क्रोमोसोम है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ये वाला हुआ था, फिर यहाँ पे सेंट्रोमेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है, काइनेटोकोर पे ये अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं ये एस फेज में। ठीक, अब एस फेज का जो टाइम है वो है 6 to 8 हार्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में इतना ही टाइम लगता है, डिपेंड करता है सेल की अपनी नेचर पे। ठीक है, इसके बाद सेल जब यहाँ कंप्लीट कर लेगा अपनी सिंथेसिस, ठीक है, तो यहाँ से वो फिर एंटर करेगा दैट इज़ G2 फेज़ में। ठीक है, अब G2 फेज़ में जब वो एंटर करेगा तो यहाँ पे फर्दर ग्रोथ जो पीछे चले हुआ है फंक्शन वही कंटिन्यू रहता है। साथ में सेल जो है वो ग्रोथ करता है सेल को और प्रिपेयर करता है फिर नेक्स्ट डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे DNA RNA की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है इस स्टेप में भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो स्टोर कर देते हैं स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स में अपना कंटेंट जो है वो उसमें वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। आप देखो स्पिंडल फाइबर बनेंगे किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे ये सेल टू सेल वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 2 to 5 हार, इसमें ये बनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ प्रोटीन होते हैं G2 फेज़ में, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के बाहर जो है इस तरह से सेंट्रोमियर के साथ जो है वो क्रोमोसोम को कंडेंस करने का काम करते हैं। यहाँ पे थ्रेड फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल G1 में थ्रेड फॉर्म में, यहाँ पे सेंट्रोमियर बन गया और यहाँ पे अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं G2 फेज़ में। ठीक है, इसके बाद सेल एंटर कर जाता है माइटोटिक फेज़ में। तो माइटोटिक फेज़ में तो आपको पता ही है क्या होता है, सेल जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें क्या करता है वो डिवाइड करता है। तो यहाँ से सेल जो है टेलोफेज तक आते आते सेल जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म। तो माइटोटिक जो फेज होती है वो स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होती है साइटोकाइनेसिस से। तो यहाँ पे जो माइटोटिक फेज है वो भी कंप्लीट हो जाती है, इसको हम एम फेज कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या होता है
कि माइटोसिस के बाद जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, डॉटर सेल बन जाते हैं, तो वो G1 फेज़ में फिर से उनको एंटर होना होता है। देखो यहाँ पे माइटोसिस जो है वो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे दूसरा चेक पॉइंट होता है, दैट इज़ माइटोसिस और G2 और माइटोसिस के बीच में यहाँ पे एक चेक पॉइंट था, और यहाँ पे फर्स्ट चेक पॉइंट था, यहाँ पे सेकंड चेक पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ आ गया तो यहाँ पे सेल को थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, तो वो डायरेक्टली जो है वो इसके बाद जब सेल दो डॉट सेल में डिवाइड हो गए, उनमें भी तो सेल साइकिल प्रोसीड होगी ना, तो वो सेल साइकिल एकदम से प्रोसीड नहीं होगी। अब ग्रोथ फेज़ में फिर से यानी कि G1 फेज़ में सेल जो है वो एकदम से एंटर नहीं करेगा। क्यों एंटर नहीं करेगा? क्योंकि अब पता नहीं बॉडी को सेल के डिवीज़न की एकदम से ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो नेक्स्ट ट्रिगर प्रोटीन जो होती है सिग्नल का वेट करेगा। ठीक है, तो उस फेज़ को हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक इवेंट। ठीक है, इसमें जो सेल साइकिल है वो एंटर करेगा G1 फेज़ में, ठीक है, नेक्स्ट सेल साइकिल में, लेकिन वो अभी क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो यहाँ पे हम इसको G0 फेज़ भी कई बार हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो G0 फेज़ से भी हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो G0 भी इन्होंने मैंशन की हुई है। ठीक, अब यहाँ पे जो है डॉटर सेल बन गए हैं हमारे पास। जब ये दोनों डॉटर सेल यहाँ पे बन जाते हैं, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इसने फिर से G1 में एंटर करना है, लेकिन एकदम से नहीं करेगा। यहाँ पे जो सेल है वो रेस्ट होगा, यानी कि रेस्ट स्टेज में यहाँ पे थोड़ी देर आएगा, फिर जब नेक्स्ट इसको सिग्नल मिलेगा तभी वो G0 से G1 में करेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है रेगुलेशन ऑफ साइकिल का, ठीक है, वो होता है हमारा G1 फेज़ में। ठीक है, और दैट इज़ अ फेज़ ए, और G1 जो है वो सेल जो है वो वही डिसाइड करेगी फिर से इसको डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, तो जो G1 सेल फेज़ है माइटोटिक है, उसके बाद जो है वो G0 में रेस्टिंग करता है, उसके बाद फिर से सिग्नल मिलेगा और फिर से सेल डिवाइड करेगा। तो यही प्रोसेस चली रहती है सेल डिवीज़न की। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव फेज़ होती है इसमें इंटरफेज़। ठीक है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फंक्शनिंग सेल यहाँ पे करता है। ओके, तो ये था आज की वीडियो के लिए काफ़ी, दैट इज़ सेल साइकिल। थैंक यू।